हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में हमें CM पंक यहाँ कॉमेडी टेबल को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच के अंदर FTR के दोनों ही मेंबर्स यानी कि डैक्स हारुड, कैश व्हीलर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अपने इस मैच के लिए डैक्स हारुड और कैश व्हीलर इन दोनों ने एक साथ एंट्रेंस की, जो दिखाता है कि माना कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, पर रियल लाइफ में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग में एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें डैक्स हारुड और कैश व्हीलर इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है। और मैं तो कहूंगा कि ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवन हार्ट का तो मैच नहीं देख रहा, क्योंकि ये मैच भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमें WWE कंपनी अंदर ब्रेट हार्ट और ओवन हार्ट के बीच में देखने को मिला था। पर इसी मैच में एक टाइम के लिए डैक्स हारुड ने एक्सीडेंटली कैश व्हीलर के आंखों के अंदर अपनी उंगली डाल दी, जो देखकर यहाँ पर कैश व्हीलर काफी गुस्सा हो गए थे। और देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कहीं हम इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में रियल फाइट नहीं देखने को मिलती, पर ऐसा नहीं हुआ और हम इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स देखने को मिले हैं। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में डैक्स हारुड कैश व्हीलर के ऊपर अपना सबमिशन मूव शार्प शूटर लगाने के लिए जा रहे थे, पर अपने पार्टनर के ऊपर सबमिशन मूव लगाने से पहले यहाँ पर डैक्स हारुड काफी हेजिटेट कर रहे थे, जो देखकर कैश व्हीलर ने डैक्स हारुड के ऊपर एक रोलर पिन किया, पर डैक्स हारुड ने स्पिन को कैश व्हीलर के ऊपर ही कन्वर्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली कैश व्हीलर किक आउट नहीं कर पाए, जिससे कि डैक्स हारुड मैच जीत चुके हैं। और ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स हंस रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं वैसे ही दोनों सुपरस्टार्स फिर एक बार एक दूसरे के दोस्त और एक दूसरे के पार्टनर हो चुके हैं। और हमें फाइनली पता चल चुका है कि FTR का बेस्ट मैन कौन है, जो कोई और नहीं बल्कि डैक्स हारुड है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये मैच तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था ही और डायनामाइट शो की ओपनिंग के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमें CM पंक कॉमेडी टेबल छोड़कर यहाँ पर आकर बातें करते दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते CM पंक ने कहा कि CM पंक इस साल के डबल और नथिंग पेपर के अंदर हैंगमैन एडम पेज को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। और माना कि CM पंक कोई गैम्बलर नहीं है, लेकिन CM पंक ने हमेशा से अपने आप के ऊपर दाव लगाया है और पंक तो ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि पंक AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, क्योंकि उससे पूरी एक्साइटमेंट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर CM पंक ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि CM पंक उस मैच के अंदर अपना 100% देने वाले हैं, जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस हमें CM पंक आगे चलकर इस साल के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर स्कॉर्पियो स्काई का एक बेस्टेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई को TNT चैंपियनशिप के लिए उनका रीमैच किसी के पैर पड़कर या फिर किसी चीप तरीके से नहीं मिला। स्कॉर्पियो स्काई ने अपना रीमैच अर्न किया है और स्कॉर्पियो स्काई अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाने वाले और स्कॉर्पियो स्काई दोबारा से TNT चैंपियन बनने वाले हैं, जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, जिससे देखना था कि इस डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर सैमी गेवेरा और स्कॉर्पियो स्काई के बीच में होने वाले TNT चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन और विल यूथा मिलकर द फैक्ट्री यानी कि निक कामोराटो, क्यूटी मार्शल और आयरन सोलो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने फैक्ट्री के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच की शुरुआत से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहा था और मोस्टली इस मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ही डोमिनेट किया। लेकिन जब इस मैच के अंदर विल यूथा को टैग मिला, तब यहाँ पर पूरा क्राउड काफी एनर्जेटिक था, क्योंकि ये डायनामाइट शो विल यूथा के होम टाउन के अंदर था। पर निक कामोराटो ने इस मैच के अंदर विल यूथा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, पर विल यूथा गिव अप नहीं कर रहे थे और एक टाइम के लिए विल यूथा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने आयरन सोलो और जॉन मॉक्सली ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक कर दिया। और फाइनली यहाँ पर निक कामोराटो के ऊपर एक रोल अप पिन कर विल यूथा ने अपनी टीम के लिए अपने होम टाउन के अंदर ये मैच जीत लिया है, जिससे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब मैच जीत चुका है, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच था। पर गाइस हमें अभी नहीं पता कि आगे चलकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या होने वाला है, पर मैं होप कर रहा हूँ कि हमें आगे चलकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की एक बहुत ही बढ़िया राइवलरी देखने को मिली। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में ओवन हार्ट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग सभी सुपरस्टार्स यानी कि ब्रिट बेकर, जिमी हेटर और टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर टोनी शिवानी डॉक्टर ब्रिट बेकर से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी स्टॉर्म को बताना चाहती है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये टूर्नामेंट जीतने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार्स में से एक है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर रूबी सोहा आ गई और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म की तरफ से बात करते हुए रूबी सोहा ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर हर एक बार हर एक सुपरस्टार को इस तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि ब्रिट बेकर को लगता है कि ब्रिट बेकर AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार है, इससे कि ब्रिट बेकर काफी बढ़िया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है और ये ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर साबित हो जाएगा, जो बात यहाँ पर रूबी सोहा ने कही। जिसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ चली गई, तो
तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए जंगल बॉय कह रहे थे कि जंगल बॉय ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए अपना क्वालिफाइंग मैच हार चुके हैं और यहाँ पर जंगल बॉय को लूजर की तरह लग रहा है। पर यहीं पर सरप्राइजिंगली बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जंगल बॉय को लूजर की तरह नहीं लग रहा, बल्कि जंगल बॉय एक लूजर है क्योंकि जंगल बॉय अपना मैच हार चुके हैं। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब क्रिश्चियन केज थोड़ा और एरोगेंट हो रहे हैं। और यहाँ पर जंगल बॉय को डांटकर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने हाथ के अंदर नहीं बल्कि अपने कंधे के ऊपर रखने के लिए कहा, क्योंकि वो चैंपियन है और उन्हें चैंपियन की तरह एक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि माना कि जंगल बॉय अपना क्वालिफाइंग मैच हार चुके हैं, लेकिन अभी जंगल बॉय एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है और क्रिश्चियन केज चाहते हैं कि जुरासिक एक्सप्रेस कोई मैच ना हारे। इसलिए क्रिश्चियन केज ने जुरासिक एक्सप्रेस की तरफ से एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ओपन चैलेंज थ्रो किया। और रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स ने यहाँ पर आकर क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस का एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर इनके बीच में ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और इस मैच का रिजल्ट क्या आता है और क्या क्रिश्चियन केज जुरासिक एक्सप्रेस से खुश होते हैं या नहीं। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर क्राउड के अंदर स्टैंड में बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि इस वीक एमजेएफ ने वार्डलो के सामने काफी तगड़ा चैलेंज रख दिया है और एमजेएफ को गारंटी है कि इस वीक वार्डलो अपना मैच हार जाएंगे। जिसके बाद वार्डलो इस वीक के डायनामाइट शो पर अपने मैच के लिए आ गए और फिर एक बार यहाँ पर वार्डलो के पास कोई थीम सॉन्ग नहीं था क्योंकि एमजेएफ ने वार्डलो को थीम सॉन्ग इस्तेमाल करने के लिए मना किया है और वार्डलो के हाथों के अंदर हथकड़ी भी थी जो कि एमजेएफ की ही देन है। और जब वार्डलो के इस मैच के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वार्डलो के हाथों से हैंडकफ्स निकाल रहे थे तभी यहाँ पर लांस आर्चर ने वार्डलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही लांस आर्चर वार्डलो के रिंग के अंदर ले गए वैसे ही मैच शुरू हुआ। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लांस आर्चर इस मैच की शुरुआत में काफी डोमिनेट करने वाले हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वार्डलो ने इस मैच के अंदर अपने एजिलिटी का इस्तेमाल किया और वार्डलो ने लांस आर्चर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर हमें लांस आर्चर और वार्डलो इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है। और ये मैच भी दो जायंट सुपरस्टार्स के बीच में था, इसलिए मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच था। और यहीं पर इस मैच के अंदर लांस आर्चर ने एक टाइम पर वार्डलो के ऊपर अपनी बहुत ही तगड़ी मुंह यानी कि चोस्लिम लगा दिया और वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्लैकआउट लगाकर लांस आर्चर ने वार्डलो को पिन कर दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली वार्डलो किक आउट कर पाए, जो देखकर लांस आर्चर काफी गुस्सा थे और लांस आर्चर वार्डलो के ऊपर टॉप रोप से एक मुंह लगाने के लिए गए, पर वार्डलो ने इसे रिवर्स कर दिया और वार्डलो ने लांस आर्चर के ऊपर टॉप रोप से एक बहुत ही बड़ा स्वॉन्टन बम लगा दिया। जिसके बाद लांस आर्चर के ऊपर लगातार 4 पावर बम्स लगाकर फाइनली यहाँ पर वार्डलो ने लांस आर्चर को भी पिन कर दिया है, जिससे कि वार्डलो ये मैच जीत चुके हैं और एमजेएफ का एक और सिपाही ढेर हो चुका है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एमजेएफ क्या करते हैं। पर हमेशा की तरह ही वार्डलो के मैच जीतने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वार्डलो को इस वीक के डायनामाइट शो से ले गए। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर एमजेएफ और वार्डलो कब एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देते हैं। पर इसके बाद हमें जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी इस वीक के डायनामाइट शो पर आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने कहा कि जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी इस वीक के डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटी से बात करने के लिए आए हैं और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने टोनी खान से बात कर ली है। और अगर इस सेगमेंट के अंदर कोई सुपरस्टार इस ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने टोनी खान को सुपरस्टार को फायर करने के लिए कहा है और टोनी खान इस बात के लिए मान चुकी है, जिससे कि यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने मेक श्योर किया था कि एडी किंगस्टन आकर उनके ऊपर अटैक ना करे। और इसके बाद यहाँ पर एडी किंगस्टन भी आ गए और एडी किंगस्टन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते क्रिस जेरिको ने कहा कि एडी किंगस्टन लास्ट वीक के डायनामाइट शो ऊपर जेरिको को बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं दिया, जिससे कि फैंस काफी नाराज है और इसलिए क्रिस जेरिको चाहते हैं कि एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओर्टिज ये तीनों ही क्रिस जेरिको की माफी मांगे। पर यहाँ पर इन तीनों ने क्रिस जेरिको को एक मिडिल फिंगर दिखाई, जो देखकर जेरिको काफी गुस्सा थे। और यहीं पर बात करते हुए सैंटाना और ओर्टिज ने कहा कि सैंटाना और ओर्टिज जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के ऊपर अटैक करे। पर यहाँ क्रिस जेरिको ने सैंटाना और ओर्टिज और एडी किंगस्टन को बताया कि अगर इस मैच के अंदर कुछ हाथापाई होती है तो जो कोई सुपरस्टार हाथापाई करने वाले हैं उन्हें टोनी खान फायर करने वाले हैं। पर अगर फिर भी एडी किंगस्टन चाहते हैं कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको पर अटैक करे तो जेरिको यहाँ पर बैठे हुए हैं और एडी किंगस्टन जेरिको पर अटैक कर सकते हैं, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। और यहीं पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन अब क्रिस जेरिको पर अटैक नहीं करने वाले, क्योंकि जेरिको ने एडी किंगस्टन मिलने के लिए कंडीशन रखी है कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको पर अटैक नहीं कर सकते। तो इसी से कंफर्म होता है कि क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन से डरते हैं और माना कि अब एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको पर अटैक नहीं करने वाले। पर जब भी कभी बाहर क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन मिलने वाले हैं तब एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को नहीं छोड़ने वाले, जो बातें कहकर एडी किंगस्टन यहाँ चले गए। और एडी किंगस्टन की बातें सुनकर यहाँ पर जेरिको काफी डरे हुए थे, इसलिए देखना पड़ेगा कि आगे चल इनके बीच में क्या होता है। पर गाइस ये सेगमेंट देखकर और इस सेगमेंट के अंदर क्रिस जेरिको का चेहरा देखकर काफी मजा आ गया। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा ने पहली स्कॉर्पियो स्काई को उनके टीएनटी चैंपियनशिप के लिए हरा दिया है और सैमी गेवेरा ने टीएनटी चैंपियनशिप लैडर मैच के अंदर जीती है। इसलिए सैमी गेवेरा यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी सैमी गेवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हिकारू शिडा एक फुली स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर सेरेना डेप को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होती ही हिकारू शिडा सेरेना डेप के ऊपर अपने कैंडो स्टिक से अटैक करने के लिए गई, पर डेप ने अटैक रिवर्स कर दिया। पर हिकारू शिडा फिर भी नहीं रुकी और हिकारू शिडा ने सेरेना डेप के ऊपर अपने हाथों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर हमें इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमें इस मैच के अंदर कितने एक्सट्रीम मोमेंट्स देखने को मिले होंगे। और यहीं पर इस मैच के बहुत एक्सट्रीम मोमेंट्स में से कुछ एक्सट्रीम मोमेंट्स ये थे कि इस मैच के अंदर सेरेना
डेप ने हिकारू शिडा के पैरों को एप्रन के अंदर फंसाकर उसके ऊपर स्टील चेयर से अटैक किया, जो कि इस मैच की काफी एक्सट्रीम मोमेंट थी। और सेरेना डेप इस पूरी की पूरी मैच के अंदर हिकारू शिडा के पैरों को टारगेट कर रही थी, लेकिन जैसे हिकारू शिडा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया तो वैसे ही सेरेना डेप ने हिकारू शिडा की आंखों के अंदर पाउडर फेंक दिया, जिससे कि सेरेना डेप इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। पर फिर भी हिकारू शिडा ने किस तरीके से अटैक रिवर्स कर दिया और यहाँ पर हिकारू शिडा ब्लाइंडली कैंडलस्टिक घुमा रही थी, जिसमें हिकारू शिडा ने सेरेना डेप के ऊपर अटैक कर दिया। और फाइनली यहाँ पर अपना मुंह धोकर हिकारू शिडा ने सेरेना डेप के ऊपर अपने कैंडलस्टिक से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पर हिकारू शिडा सेरेना डेप के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन सेरेना डेप ने इसे रिवर्स कर दिया और सेरेना डेप ने हिकारू शिडा के ऊपर स्टील चेयर के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। पर फिर भी हिकारू शिडा किक आउट कर पाई, जो देखकर सेरेना डेप काफी नाराज थी। और यहीं पर सेरेना डेप ने हिकारू शिडा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि शार्प शूटर लगा दिया, और वो भी एकदम रिंग के बीचों बीच। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली हिकारू शिडा रिवर्स करने वाली है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हिकारू शिडा ने टैप आउट कर दिया है। और यहाँ पर हिकारू शिडा और सेरेना डेप इन दोनों की आखिरी राइवलरी के अंदर सेरेना डेप ने ये मैच जीत लिया है, और प्रॉब्ली इस मैच के साथ सेरेना डेप ने राइवलरी जीत ली है। जहाँ पर थंडर रोजा भी सेरेना डेप को देख रही थी, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सेरेना डेप के लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि बैकस्टेज में लेक्सी एमजेफ का इंटरव्यू ले रही थी, पर यहाँ पर एमजेफ लेक्सी के ऊपर गुस्सा हो गए, जिससे कि लेक्सी यहाँ चली गई। और यहीं पर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि माना कि एडब्ल्यू कंपनी के मॉन्स्टर यानी कि लांस आर्चर वार्डलो को नहीं रोक पाए, पर अब एमजेफ एक और मॉन्स्टर का इंतजाम करने वाले हैं। और ये बातें कहकर एमजेफ ने यहाँ पर किसी सुपरस्टार को फोन किया, और यहाँ पर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ उस सुपरस्टार को 6 फिगर देने के लिए तैयार है। और एमजेफ चाहते हैं कि वो सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी अंदर आकर फाइनली वार्डलो के मैच के अंदर हराए, क्योंकि ये सुपरस्टार वार्डलो से काफी टॉल है और वार्डलो से काफी तगड़ा है। जो बात यहाँ पर एमजेफ ने कही, तो देखना पड़ेगा कि ये सुपरस्टार कौन होता है और क्या एमजेफ का मिस्ट्री ओपोनेंट वार्डलो को उनके इस मैच के अंदर हरा पाता है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि फ्लेगो डेल सोल रैंप के ऊपर पड़े हुए थे, और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक किया था। और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक फिर एक बार फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक कर ही रहा था, लेकिन तभी रिंग के अंदर एलेक्स एब्रांडेज आ गए। और यहाँ पर अगर बातें करते एलेक्स एब्रांडेज ने कहा कि उन्होंने हाउस ऑफ ब्लैक को पहले कहा था कि हाउस ऑफ ब्लैक फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। जो बात यहाँ पर एलेक्स कर रहे थे, और ये बातें सुनकर हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर चला गया। लेकिन सरप्राइजिंगली तभी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पेंटा एल ज़ीरो यम आ गए, और उनके साथ यहाँ पर रिटर्निंग सुपरस्टार पार्क थे, जिन्हें इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी बड़ा ओवेशन मिला है। लेकिन तभी इनके साथ कोई और नहीं बल्कि एलेक्स एब्रांडेज आ गए, जिससे कि फैंस कंफ्यूज थे कि एलेक्स रैंप पर है तो रिंग के अंदर कौन है। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि पेंटा के भाई यानी कि रे फिनिक्स थे। यानी कि फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर डेथ ट्रायंगल का एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न हो चुका है, और अपनी इस रिटर्न के अंदर डेथ ट्रायंगल ने हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिससे कि हाउस ऑफ ब्लैक रिंग छोड़कर भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डेथ ट्रायंगल के लिए क्या होता है, और क्या हमें डेथ ट्रायंगल और हाउस ऑफ ब्लैक इनके बीच में एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर मैं यहाँ पर पार्क और फिनिक्स इन दोनों की वापस एक्शन के अंदर देखकर काफी खुश हूँ, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि रिटर्न्स के ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में स्क्वाश स्टिटलैंड और डार्बी एलिन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर टोनी शिवानी से हमें पता चला कि अगले ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच स्क्वाश स्टिटलैंड और डार्बी एलिन के बीच में होने वाला है। और यहीं पर बात करते स्क्वाश स्टिटलैंड ने कहा कि फाइनली स्क्वाश स्टिटलैंड एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं, और एडब्ल्यू कंपनी स्क्वाश स्टिटलैंड का हाउस बन चुकी है। इसलिए स्क्वाश स्टिटलैंड अपने पुराने एनिमी यानी कि डार्बी एलिन को एक मैच के अंदर हराने वाले हैं, क्योंकि स्क्वाश स्टिटलैंड का हाउस है। जो बात यहाँ पर स्क्वाश स्टिटलैंड ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते डार्बी एलिन ने कहा कि डार्बी एलिन एडब्ल्यू कंपनी का ओरिजिनल है, और एडब्ल्यू कंपनी बहुत पहले से डार्बी एलिन का घर है, जिससे कि स्क्वाश स्टिटलैंड डार्बी एलिन के घर के अंदर डार्बी एलिन को नहीं हरा पाएंगे। जो बात यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही, तो देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर स्क्वाश स्टिटलैंड और डार्बी एलिन इन दोनों के बीच में ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच होता है, तो यहाँ पर कौन सा सुपरस्टार ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अनडिस्प्यूटेड एलीट यानी कि एडम कोल, रेड ड्रैगन और यंग बक्स मिलकर डांटे मार्टिन, ब्रॉक एंडरसन, ली जॉनसन और वास्टी ब्लॉन्ड्स इनको एक 10 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही मैच शुरू होती ही यहाँ पर टॉप स्टार्स यानी कि यंग बक्स, एडम कोल और रेड ड्रैगन इनकी टीम ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर डांटे मार्टिन यंग बक्स को रेड ड्रैगन के खिलाफ फेंक रहे थे, जिससे कि उन दोनों के बीच में तकरार आ जाए और डांटे मार्टिन मैच काफी आसानी से जीत पाए। और इसी यंग बक्स और रेड ड्रैगन बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से बच रहे थे। पर इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए एडम कोल, यंग बक्स और रेड ड्रैगन इन दोनों की एक मीटिंग ली, और इन दोनों को इस मैच के अंदर फोकस कर रसल करने के लिए कहा, जिसके बाद इस मैच के अंदर रेड ड्रैगन और यंग बक्स इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा था। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर डांटे मार्टिन, ब्रॉक एंडरसन, ली जॉनसन और वास्टी ब्लॉन्ड्स ये इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जहां पर हमें इस मैच के अंदर इन सबके बीच में बहुत ही बड़े बड़े मूव्स देखने को मिले। लेकिन फाइनली इस मैच के अंदर थोड़ी फार चीटिंग कर इन्होंने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, और फाइनली यहाँ पर यंग बक्स और रेड ड्रैगन ने मिलकर ली जॉनसन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि 4-वे बीटी ट्रिगर लगाया, और एडम कोल ने ली जॉनसन के ऊपर अपना फिनिशर और यहाँ पर ली जॉनसन को पिन कर एडम कोल ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। और माना कि इस मैच के लिए एडम कोल और रेड ड्रैगन एक साथ आए थे और यंग बक्स अलग से आए थे। तो फाइनली ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एडम कोल ने यंग बक्स को अपना टी शर्ट दे दिया, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली सभी सुपरस्टार्स फिर एक बार एक ही पेज के ऊपर आ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिस्प्यूटेड एलीट के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के बैकस्टेज में देखा कि यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी एडी किंगस्टन और सैंटाना ओर्टिज के ऊपर अटैक कर रही थी, क्योंकि एडी किंगस्टन जेरिको से कहा था कि एडी किंगस्टन बाहर कहीं पर भी जेरिको के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और इसीलिए इससे पहले कि एडी किंगस्टन जेरिको के ऊपर अटैक कर पाते, यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस जेरिको ने एक फायरबॉल का इस्तेमाल किया है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी रेयर होता है और काफी डेंजरस भी होता है।
और यहाँ पर फायर बॉल का इस्तेमाल कर फाइनली जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी यहाँ से भाग गई। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडी किंगस्टन और जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी इनके बीच में क्या होता है और क्या इस फायरबॉल इंसिडेंट के बाद एडी किंगस्टन बिल्कुल ठीक है या नहीं। पर इसके बाद हमें स्पीक डायनामाइट शो पर ट्रेंड का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ट्रेंड ने कहा कि ट्रेंड जब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर थे तब ट्रेंड ने कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन अब फाइनली ट्रेंड रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। जो बातें कहकर ट्रेंड ने यहाँ पर समोआ जो को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो अपनी कोई भी चैंपियनशिप काफी आसानी से नहीं हारते। तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच में मैच होता है तो ये मैच इतना बढ़िया मैच होता है और इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था स्पीक डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें सैमी गेवरा अपनी TNT चैंपियनशिप एक लैडर मैच के अंदर स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होने से पहले स्कॉर्पियो स्काई और सैमी गेवरा इन दोनों ने एक दूसरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और हमें भी इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स देखने को मिले हैं। जिसके साथ इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स भी थे, जैसे कि इस मैच की शुरुआत से पहले स्कॉर्पियो स्काई और सैमी गेवरा इन दोनों ने रैम के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम के लिए जब सैमी गेवरा लैडर के ऊपर थे तब सैमी गेवरा ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कॉस्क्यू डाइव लगाई, जो कि मोस्टली सैमी गेवरा को ही लगी। और यही इस मैच के अंदर जब स्कॉर्पियो स्काई लैडर के ऊपर थे तब सैमी गेवरा स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर उसी तरीके से कटर लगाने के लिए गए जैसे कि सैमी गेवरा ने कोडी रोड्स के ऊपर लगाया था। पर स्कॉर्पियो स्काई ने कटर हवा के अंदर रिवर्स कर दिया और स्कॉर्पियो स्काई ने सैमी गेवरा के ऊपर एक कटर लगा दिया, जो कि इस मैच की सबसे बढ़िया और सबसे एक्सट्रीम मोमेंट थी। पर यहीं पर इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए स्कॉर्पियो स्काई ने रिंग के अंदर बार्ब वायर से रैप की हुई लैडर लाई और स्कॉर्पियो स्काई सैमी गेवरा के ऊपर उस लैडर के थ्रू अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन सैमी गेवरा ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर उसी लैडर के थ्रू एक बहुत ही बड़ा स्पैनिश फ्लाई लगाया, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया और एक्सट्रीम मोमेंट थी। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट स्कॉर्पियो स्काई को चेक करने के लिए रिंग के अंदर आ गए, लेकिन सैमी गेवरा ने डैन लैम्बर्ट को पकड़ लिया और सैमी गेवरा डैन लैम्बर्ट के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ से टैकोंटी रिंग के अंदर आई और टैकोंटी ने डैन लैम्बर्ट के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया। पर तभी यहाँ पर टैकोंटी को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि पेज वैन ज़ैन आ गई। और यहाँ पर अगर पेज वैन ज़ैन ने टैकोंटी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर टैकोंटी किस तरीके से पेज वैन ज़ैन को ओवरकम कर पाई और टैकोंटी और सैमी गेवरा इन दोनों ने एक और लैडर रिंग के अंदर लाई, जिसके बाद स्कॉर्पियो स्काई एक तरफ से और सैमी गेवरा दूसरी तरफ से लैडर के ऊपर चढ़ रहे थे और इन दोनों की पीठ के ऊपर टैकोंटी और पेज वैन ज़ैन थी, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और यहीं पर फाइनली पेज वैन ज़ैन और टैकोंटी दोनों ही नीचे गिर गई और यहाँ पर सैमी गेवरा और स्कॉर्पियो स्काई ये दोनों लैडर के ऊपर TNT चैंपियनशिप निकालने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर सैमी गेवरा ने स्कॉर्पियो स्काई को एक मिडिल फिंगर दिखाई, लेकिन स्कॉर्पियो स्काई ने उस मिडिल फिंगर को काट लिया। और यहीं पर सैमी गेवरा ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिससे कि स्कॉर्पियो स्काई लैडर के नीचे गिरी और सैमी गेवरा TNT चैंपियनशिप निकालने के लिए जा ही रहे थे। लेकिन तभी स्कॉर्पियो स्काई ने यहाँ पर लैडर उठाई, जिससे कि सैमी गेवरा उस बार्ब वायर लैडर के थ्रू गए, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया और एक्सट्रीम मोमेंट थी। और स्कॉर्पियो स्काई TNT चैंपियनशिप निकालने के लिए जा ही रहे थे, जो कि प्रॉब्ली इस मैच का एंड होना चाहिए था। लेकिन फिर एक बार सैमी गेवरा लैडर के ऊपर खड़े हो गए और स्कॉर्पियो स्काई ने फिर एक बार सैमी गेवरा को लैडर के नीचे फेंक दिया और फाइनली यहाँ पर TNT चैंपियनशिप निकालकर स्कॉर्पियो स्काई ने मैच जीत लिया है और स्कॉर्पियो स्काई बन चुकी है नई TNT चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर मैं थोड़ा पर सरप्राइज था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सैमी गेवरा ये मैच जीतने वाले हैं, लेकिन स्कॉर्पियो स्काई मैच जीत चुके हैं और स्कॉर्पियो स्काई फिर एक बार बन चुकी है TNT चैंपियन। और स्कॉर्पियो स्काई की मैच जीतती यहाँ पर फ्रैंकी कज़ेरियन आ गए, क्योंकि स्कॉर्पियो स्काई ने फ्रैंकी कज़ेरियन से कहा था कि TNT चैंपियन बनने के बाद स्कॉर्पियो स्काई पहली बार अपनी TNT चैंपियनशिप अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि फ्रैंकी कज़ेरियन के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इसलिए फ्रैंकी कज़ेरियन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर फ्रैंकी कज़ेरियन ने स्कॉर्पियो स्काई को कांग्रेचुलेट किया, जिसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। और गाइस हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत ही बड़ा रेसलिंग देखने को मिली है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?